गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज अपनी क्लास में राज्य के सप्तांश सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। गत जो अपनी कक्षा थी उसमें अपन ने वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें समाज के मनु ने 4 भाग किए थे। उसके आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में समस्त समाज को बांटकर अलग अलग जो कार्य हैं उनका दायित्व लोगों को दिया था। इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने बातचीत की थी। आज अपन जो जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो मनु के ऊपर ही बातचीत होगी, और वो है मनु का सप्तांश सिद्धांत। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका सप्तांश जो सिद्धांत नाम जो रखा गया है वो इस वजह से रखा गया है कि इसके अंदर 7 बातों को शामिल किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। वहाँ राज्य की 7 प्रकृतियों को वो स्वीकार करते हैं। वो 7 प्रकृतियाँ हैं: स्वामी, मंत्री, पुर जिसको अपन किला भी कह सकते हैं, परकोटा खाई आदि से सुरक्षित जो राजधानी है उसको पुर कहा गया है, राज्य, कोश, दंड। दंड का मतलब राज्य की चतुरंगिणी सेना अर्थात गजदल है, स्थल दल है, पदाति सेना है, ये सब इन चीज़ों को इसमें शामिल किया है। और जो अंतिम ये सिद्धांत है वो है मित्र। तो इस प्रकार इसमें 7 बातों को शामिल किए जाने के कारण इसको सप्तांश सिद्धांत का नाम दिया है। अब इसमें अपन एक एक जो पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, बात करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे स्वामी। मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी तथा नैतिक गुणों और प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्व के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए मनु ने आवश्यक माना है। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मनु ने राजा और राज्य के अंदर कोई फर्क नहीं किया। राजा को केवल ऐसे व्यक्ति को ही राजदूत वगैरह नियुक्त करना चाहिए जो सभी विषयों को जानता हो। ये कुछ उसके गुणों के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा जो अपन लेंगे इसके अंदर बिंदु वो है मंत्री। तो मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता है। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों के में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट किया कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है। अर्थात उसको उस पद पर होने के कारण संस्थाओं के द्वारा उनको वो शक्ति दी गई है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से करेगा। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। कहने का अभिप्राय ये है कि मंत्री है वो राजा के लिए उसकी आँख, कान, नाक ये सब हैं जो उनको समय समय पर मार्गदर्शन भी देते हैं और राजा द्वारा दिए गए जो दायित्व हैं उनको भी वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पहला इसका सिद्धांत था वो स्वामी है, दूसरा जो सिद्धांत है वो है मंत्री, और तीसरा जो बिंदु है जिसको नाम दिया गया है पुर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पुर का मतलब होता है परकोटा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मनु के सप्तांश सिद्धांत में पुर का क्या अर्थ है। तो पुर यानी किले को कहा गया है। राज्य की ऐसी राजधानी से है, इसका मतलब जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता है वो व्यक्त की है, और उसने दुर्ग की कई श्रेणियों का वर्णन किया है, जिसमें धनवन दुर्ग है, मही दुर्ग है, जल दुर्ग है, वृक्ष दुर्ग है, मनुष्य दुर्ग है एवं गिरी दुर्ग है। इस प्रकार कई प्रकार के दुर्ग का उसने वर्णन किया है। तो अपने को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है कि मनु के अनुसार दुर्ग है वो कितने प्रकार के हैं, नाम उनके लिखें। एग्जाम की दृष्टि से इन चीज़ों को भी अपने को ध्यान में रखना है। चौथा जो इसका सिद्धांत है वो है राज्य। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य में
राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली जो भूमि यानी ज़मीन और उसमें निवास करने वाली जो जनता है उसको शामिल किया है। कौटिल्य ने भी जनपद को राज्य का एक अंग बताते हुए जनपद में राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता दोनों को ही शामिल किया है। इस प्रकार कुछ बातों को लेकर राज्य के संबंध में मन्नु के अलावा कौटिल्य उनके जो विचार हैं उनमें काफ़ी समानता है। पांचवी जो हम बात करेंगे इसके सिद्धांत की वो है कोश। कोश का अभिप्राय खजाने से होता है, ट्रेजरी जिसको हम कहते हैं, ट्रेजरार। राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मन्नु ने कोश का नाम दिया है। मन्नु की मान्यता है कि राजा है उसके पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उन दायित्वों को वो पूरा कर सकता है। क्यों कोश अगर होगा तभी उसकी जो राज्य की सीमाएं सुरक्षित रह पाएंगी। सेनाओं के ऊपर होने वाले खर्च के अंदर भी कोश की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जनता के लिए जो कल्याणकारी कार्य करने हैं उन कार्यों के लिए भी अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस दृष्टि से कोश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। छठा जो इसका है सप्तांग सिद्धांत का जो बिंदु वो है दंड। दंड को हम सेना भी कह सकते हैं। दंड या सेना को मन्नु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मन्नु ने सेना के अनेक अंगों जिनमें हम हस्ती सेना को मान सकते हैं, रथ सेना को मान सकते हैं, जिसमें अश्व सेना को मान सकते हैं, जल सेना को मान सकते हैं, पदाती सेना को मान सकते हैं, इन सब सेनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है सेना में। तथा राजा को ये परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की समुचित है वो व्यवस्था करे, तभी वो अपने राज्य को सुरक्षित रख पाएगा। जब उनकी ये सारी सेनाएं हैं, चाहे वो अश्व सेना है, चाहे उनकी वो जल सेना है या उनकी पदाती सेना है, ये सभी सेनाएं जब ज़्यादा मजबूत होंगी तभी वो बेहतर ढंग से अपना जो स्टेट है उसको सेव कर पाएगा, उसकी सुरक्षा कर पाएगा। और अंतिम इसके बिंदु के रूप में हम लेंगे सप्तांग सिद्धांत में मित्र। अपन ने अपना टॉपिक शुरू करने से पहले चर्चा की थी कि इसको सप्तांग सिद्धांत इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर 7 बातों को शामिल किया है। तो उन 7 बातों के ऊपर अपन ने क्रमशः, जिसमें स्वामी का अपन ने नाम लिया है, मंत्री के बारे में अपन ने चर्चा की है, पूर्व के बारे में अपन ने चर्चा की है, राज्य के बारे में अपन ने बातचीत की है, कोष खजाना जिसके बारे में अपन ने बात की कि किसी भी राज्य के पास जो भी उसके पास पैसा एकत्र होता है उसको कोष का उन्होंने नाम दिया है। और वो कोष एक बड़े रूप में होना जरूरी है क्योंकि तभी वो अपने राज्य की सीमाओं की और जनता की रक्षा कर पाएगा, जनता के लिए कल्याणकारी कार्य कर पाएगा। और उसके बाद छठा जो बिंदु अपन ने लिया था सेना। सेनाओं के अंदर अपन ने पदाती सेना है, अश्व सेना है, हाथी या जिसको हस्ती सेना बोलते हैं वो है। इन सब का बहुत ही मजबूत ढंग से उनको विकसित करना चाहिए ताकि वो अपने स्टेट को सेफ रख सके। और अंतिम जो बात है वो अपन चर्चा कर रहे हैं मित्र। मन्नु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करके 2 तथ्यों की ओर संकेत दिया है। प्रथम जो बात है वो क्या है, वो ये है कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता है और उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे से कुछ सामग्री की, हथियारों की, जनता के लिए कल्याणकारी कार्य संपादित करने के लिए एक दूसरे से कुछ चीज़ों की या साजो सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे से अपने संबंध हैं उनको बनाने की कोशिश करें। दूसरी जो बात बताई है उन्होंने वो बताई है कि राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसके राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहें, क्योंकि अगर मैत्रीपूर्ण रहेंगे तो उनको युद्ध या आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ेगा और उस अपना जो कोष है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग है वो जनता के हित में कर सकेगा। इस प्रकार मन्नु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट की है। राजा की प्रकृतियों के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने
के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। वास्तव में मन्नू ने तो राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। मन्नू द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति के विश्लेषण के लिए राज्य के उद्देश्य, कार्य, संप्रभुता, ये सब चीज़ें भी इनके ऊपर बात करना हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।